यस कमांड टॉपिक। तो लास्ट में बेटा ग्रुप के 3 एलिमेंट्स में हमको केवल ये देखना है कि जो XeOF4 होता है जेनान ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और जो जेनान ट्राई ऑक्साइड और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और ये जो है एक्सप्लोजिव के रूप में यूज किया जाता है, यानी कि ये एक्सप्लोजिव विस्फोटक होता है। और प्लस जेनान ऑक्सीफ्लोराइड जो होता है बेटा, ये आपका जो है लिक्विड के रूप में पाया जाता है। और लास्ट में यूज जो है इन सब का, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन का सबसे ज़्यादा यूजफुल आपका हीलियम होता है। और हीलियम के यूज में जैसे सबसे पहले जो आपने पढ़ लिया है, आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है सोल्यूशन में, कि हीलियम का यूज जो होता है वो जो है ऑक्सीजन सिलेंडर जो यूज करते हैं माउंटेनियर्स और स्कूबा डाइवर्स, वो ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने के लिए यूज करते हैं। ऑक्सीजन के डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है, या एयर को डाइल्यूट कह लीजिए, ऑक्सीजन को जाए, नाइट्रोजन की क्वांटिटी को कम किया जाता है और ऑक्सीजन को बढ़ा करके यूज करते हैं। यानी कुल ना कह सकते हो कि एयर में नाइट्रोजन की क्वांटिटी को डाइल्यूट करते हैं, ना कि ऑक्सीजन को। तो और क्यों करते हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाई हीलियम इज यूज्ड इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स बाय द स्कूबा डाइवर्स और माउंटेनियर्स एटसेट्रा, तो सिंपल सा रीजन है, बिकॉज हीलियम डज नॉट रिएक्ट विद ब्लड। अगर हीलियम ब्लड से रिएक्ट करता बेटा, तब हम हीलियम को यूज जो है ऑक्सीजन सिलेंडर में नहीं कर पाते। लेकिन चूंकि हीलियम इनर्ट है, किसी से कोई रिएक्शन नहीं करता है, किसी से माने हमारी सेल से या हमारे ब्लड से कोई रिएक्शन नहीं करता है, और इसी कारण से हीलियम को यूज किया जाता है। इसके अलावा हीलियम जो है लाइटर गैस होती है, नॉन रिएक्टिंग होती है, तो इसको हीलियम बैलून्स को मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन में यूज किया जाता है। मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन मींस मौसम विज्ञान में, यानी कि जो मौसम कैसा होगा, बरसात होगी कि नहीं होगी, तूफान आएगा नहीं आएगा, ये सब चीजें मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, इसीलिए मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन बोला गया है इसको। तो मेट्रोलॉजी में भी हीलियम का यूज करते हैं। दूसरा, हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट वेरी लो होता है, तो इसका मतलब है कि हीलियम को जो है लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करने में यूज किया जाता है। चूंकि इनर्ट गैसें हैं, तो किसी को भी आप लिख सकते हो कि इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज कर सकते हो। प्लस लिक्विड हीलियम जो होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में बेटा, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका जो है मॉडरेटर के रूप में यूज करते हैं। प्लस हीलियम का यूज एक और उसमें वर्ड आप पढ़े होंगे, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल में होता है। स्पेशली उसका यूज जो है MRI, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, इस समय मेडिकल में आप सुने होंगे नाम, MRI किया जाता है, उसको मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं। और एक और चीज होता है कि जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, जैसे फिजिक्स में जिसमें आता है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। और स्पेक्ट्रोस्कोपी पहली बार आप MSc में या BSc थर्ड ईयर में पढ़ोगे, पूरा एक बुक MSc में चलती है, उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी, जनरल एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम देते हैं उसको। तो वहां पर जो है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब बहुत सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ोगे। तो हीलियम का यूज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी किया जाता है। प्लस जो नियॉन होता है बेटा, नियॉन का यूज नियॉन बल्ब में, बॉटनिकल गार्डन में, ग्रीन हाउस जो तैयार किया जाता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा नियॉन जो होता है बेटा, ये जो क्या बोलते हैं कि कलरफुल डिस्प्ले होता है, यानी प्रचार में देखते हो कि लाल पीला करके उस तरह से दिखाते हैं, तो उस रूप में भी इसका यूज किया जाता है। आर्गन को सबसे बचपन से ही पढ़े होगे कि नाइट्रोजन और आर्गन का मिक्सचर कहाँ यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में। जो पहले बल्ब बनती है, बल्ब पहले मैं इसलिए कहा क्योंकि इस समय जो है, इस समय जनरली किया जाता है। तो ज्ञान, अरे क्या हो गया, हेलो हेलो, बेटा किसी की माइक से आवाज आ रही, थोड़ा माइक म्यूट कर लो। यस, तो ये बेटा
नियान जो है, आर्गान जो है, नाइट्रोजन और आर्गान का मिक्सचर बल्ब में भरा जाता है। एक इसमें एक और वर्ड यूज किया होगा फ्लूरेसेंट ट्यूब वगैरह बनाने में, या जो है कलरफुल लाइट्स वगैरह बनाने में। इसी तरह क्रिप्टान और जेनान का भी यूज कलरफुल लाइट्स वगैरह की बल्ब वगैरह में यूज किया जाता है। और फ्लूरेसेंट एक वर्ड आया होगा, फ्लूरेसेंट का मतलब होता है जैसे फ्लूरेसेंस और फास्फोरेसेंस, एक ये टॉपिक हो सकता है कभी आपने सुना हो। फ्लूरेसेंस वर्ड जो है नियान के केस में आया होगा। फ्लूरेसेंस बल्ब वगैरह बनाने में यूज करते हैं। तो फ्लूरेसेंस का मतलब होता है कि द मटेरियल विच इमिट्स लाइट व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट इज अलाउड ऑन इट आर नोन एज फ्लूरेसेंट मटेरियल एंड द फिनोमिना इज नोन एज फ्लूरोसेंस। यानी कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं बेटा, जब उन पर हम अल्ट्रावायलेट लाइट डालते हैं या लाइट उन पर पड़ती है तो वो भी लाइट का इमिशन शुरू कर देते हैं, लेकिन ये लाइट तभी तक इमिट करेंगे जब तक उन पर लाइट पड़ेगी। जैसे ही लाइट सोर्स को हटा दोगे उनसे भी लाइट का इमिशन स्टॉप कर जाता है। अगर लाइट का इमिशन स्टॉप कर जाए सोर्स को हटाने पर तो वो फ्लूओरेसेंस कहलाता है, लेकिन अगर उसके बाद भी लाइट चलती रहे या निकलती रहे तो उसको बोलते हैं फास्फोरेसेंस। ओके, वो फिनोमिना फास्फोरेसेंस कहलाती है। फ्लूओरेसेंस क्या होता है? द मटेरियल ऑन विच व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट इज अलाउड दे स्टार्ट्स इमिटिंग रेडिएशन, बट व्हेन द लाइट इज रिमूव्स या लाइट सोर्स इज रिमूव्स तो देन दे आल्सो स्टॉप्स इमिटिंग द लाइट आर नोन एज फ्लूओरेसेंस मटेरियल। क्लियर? फ्लूओरेसेंस मटेरियल की डिस्कवरी जॉर्ज गैब्रियल स्टोक्स ने 1852 में किया था बेटा। दिस इज ओनली फॉर जानकारी। बट फ्लूओरेसेंस की डिस्कवरी 1852 में जॉर्ज गैब्रियल स्टोन्स ने किया था। और फ्लूओरेसेंस होता है वह मटेरियल जिन पर अल्ट्रावायलेट लाइट को आप अलाउ करो और वो लाइट का इमिशन स्टार्ट करते हैं तो वह फ्लूओरेसेंस मटेरियल कहलाते हैं। लेकिन उनमें प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही लाइट सोर्स को आप रिमूव करोगे वो भी लाइट का इमिशन स्टॉप कर देते हैं। ठीक, फिलहाल इतना तक ही उससे मतलब है फ्लूओरेसेंस मटेरियल से। नाउ योर न्यू चैप्टर, आर नेक्स्ट चैप्टर, दैट वन इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ओके, तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द डी ब्लॉक एलिमेंट, दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट। पहले हम बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद आगे पढ़ेंगे। एफ ब्लॉक पे बाद में दिया है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। This is most important chapter, and from this chapter 5 marks question comes, and from this chapter 2 topics has been removed. One is पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सेकेंड वन इज द पोटेशियम परमैग्नेट। यानी जो दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं, स्पेशली आपके रिस्पेक्ट में बात करें तो जो रिएक्शन वाले चैप्टर थे, जो परेशानी पैदा करने वाले थे, वो दोनों ही टॉपिक रिमूव कर दिए गए हैं। रिमेनिंग टॉपिक इंक्लूड है और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको बीच में हम क्वेश्चन और आंसर उसका बताते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे हम लोग, वो चीज़ें पूछी जाती हैं। और ये पूरा चैप्टर ज़्यादातर बच्चे पढ़ते हैं तो उनको यही नहीं समझ में आता है कि पढ़ना क्या है इसमें। ठीक, फिलहाल देखते हैं हम लोग। तो डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इन आवर पीरियोडिक टेबल, our periodic table is divided in 4 blocks. We have already studied that these blocks are S block, P block, D block and F block element. In these, S block element are those in which the last electron goes in S subshell. This block includes first and second group, that is alkali metal and alkaline earth metal. P block element, the element which last electron goes in P subshell are known as P block element. This block includes 6 group from 13 to 18 groups, and the next one is D block element.
the element whose last electron goes in d subcell are known as d block element, and this block includes 10 group, that is from 3rd to 12th group. And in this element, the last electron enters in d subcell. The general electronic configuration of these d block element is ns0 to 2 and n-1 d 1 to 10. Here n is the number of cell, and this starts from 4th period. It means ns means n is number of cell. अगर आपका इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा तो जो d सबसेल होगी वो कैसे होगी, n-1, दैट इज 3d सबसेल. और इस तरह से जो एलिमेंट होंगे वो 3d में, 4d में, 5d में, 6d में जाते हैं. लेकिन जो है हमको जो स्टडी करना है या जो हमारे सिलेबस में है वो डिटेल्ड स्टडी केवल 3d सीरीज की होगी, 3d एलिमेंट की होगी. बट वी विल कंपेयर विद द 4d and 5d element also. However, you should know here कि 3d series elements are scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper and zinc. These are starts from 21 scandium to 30 zinc. इसके बारे में हमको डिटेल में स्टडी पढ़ना है बेटा. द 4d सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम 39 एट्रियम, देन जर्कोनियम, नाइबोलियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, र्यूथियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर and cadmium. Cadmium is 48 atomic number. After this 5d series starts from 57 lanthanum, और इसके बाद बेटा लैंथेनाइड एलिमेंट 14 आ जाते हैं, यानी सीधा अब 72 से स्टार्ट होगा. 72 हैफनियम, देन टेंटेनम, टंगस्टन, रीनियम, देन ऑस्मियम, इरिडियम, एक मिनट, लैंथेनम, टेंटेनम, एक मिनट सॉरी, लैंथियम, हैफनियम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, देन प्लेटिनम होगा बेटा, देन आपका गोल्ड होगा, और लास्ट में मरकरी. मरकरी का एटॉमिक नंबर 80 आएगा. ठीक, यहां से देखो बेटा, इसके बाद 6d सीरीज जो होती है, नीचे दिख रहा है, 6d सीरीज को 89 एक्टीनियम से शुरू होगी, दिख तो रहा है थोड़ा बड़ा एक. और इसके बाद बेटा, इसके बाद एक्टिनाइड एलिमेंट आता है, और उसके बाद 104 से लेकर के 112 तक के एलिमेंट. और 104 से 112 में चूंकि वहां पर डिस्प्यूट है, इसलिए उनका नाम IUPAC सिस्टम में क्लास 11 में पढ़ोगे लिया जाता है. फिलहाल उनको हम स्टडी में इंक्लूड नहीं करते हैं. रीजन याद होगा, हमने इनर्ट गैस एलिमेंट में जैसे बताया था, या कई बार डिस्कस किया है हम लोगों ने, या अदर जो है किसी भी जो है अदर टीचर ने भी आपको पढ़ाया है, जैसे 11th में या 12 में सर भी पढ़ाते हैं, तो उसमें एक आध बार डिस्कशन जरूर आता है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है बेटा, या 100+ एटॉमिक नंबर के एलिमेंट हैं, उनकी हाफ लाइफ, जैसे कल भी मैंने बताया था, बहुत कम होती है. दूसरा, मोस्टली वो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, बहुत कम समय के लिए एग्जिस्ट होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, उनकी केमिस्ट्री नोन नहीं है. और उनकी तो छोड़ो, एक्टिनाइड जब आपको बताएंगे, उनकी भी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी नहीं है. यानी हम एफ ब्लॉक में केवल लैंथेनाइड को डिटेल पढ़ेंगे, एक्टिनाइड केवल एक जनरल वे में होगा, क्योंकि उसकी भी डिटेल स्टडी नहीं है. तो चूंकि इनकी बेटा 6d सीरीज वाले एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल होते हैं, वो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज्ड हैं, आर्टिफिशियल एलिमेंट है, उनकी केमिस्ट्री अभी तक स्टडी नहीं है, इसलिए उनको स्टडी में इंक्लूड नहीं किया जाता है. इसलिए उनको ज्यादातर स्टडी में इंक्लूड नहीं करते हैं, या उनके बारे में जो है स्टडी नहीं दी गई है, या
उनकी स्टडी अभी नोन ही नहीं है, तो देगा कहां से बेचारा। ओके, फिलहाल इस तरह से क्या होगा बेटा कि 3D सीरीज यानी जिनमें 3D सबसेल में इलेक्ट्रॉन जाता है वो स्कैंडियम से जिंक तक होते हैं। 4D में जिनके इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो 39 एट्रियम से लेकर के 48 कैडमियम तक होते हैं। और 5D में लैंथेनम 57 से देन 72 हैफनियम से लेकर 80 मरकरी तक के एलिमेंट होते हैं। ये तो जनरल चीजें रही, लेकिन आगे आपको जो जानना है कि जो है इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, पहले ये जान लो। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है बेटा, इनिशियली ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा गया, बिकॉज इफ यू सी योर पीरियोडिक टेबल तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एज फर्स्ट एस ब्लॉक है, देन डी ब्लॉक है और उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज थी बेटा वो इन बिटवीन यानी एस और पी ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट की उनका ट्रांजिशन था, यानी उनके बीच में इनकी प्रॉपर्टी होती थी, इसीलिए इनको क्या कहा गया, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर? इनिशियली इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा गया, बिकॉज द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट इज ट्रांजिशन ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, बट नाउ this definition or this concept is wrong. Nowadays transition elements are described as, this is most important, what, all the element in which D1 to D9 configuration is in their atomic state or in their any of the stable oxidation state are known as transition element. This is most important. What is the transition element? All the element which have क्या होगा, D1 to D9 configuration in their atomic state or in their any of the stable oxidation state are known as transition element. ये समझ में बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट आजकल किसको कहेंगे, यही डेफिनेशन आपको बताना भी है कि वह एलिमेंट जिनमें D1 टू D9 कॉन्फ़िगरेशन हो, यानी चाहे D1 हो, D2 हो, D3 हो, D4, D6 कोई भी हो, यानी D1 से D9 कॉन्फ़िगरेशन होता हो और किन कंडीशन में, आइदर इन देयर एटॉमिक स्टेट और इन देयर मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी किसी दो में से किसी में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। थोड़ा हम इसमें एक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाते हैं आपको 3D सीरीज का। तो 3D सीरीज में हम लास्ट कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखा रहे हैं बेटा, इनमें 4s और 3d में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो s का मतलब 4 होगा और d का मतलब 3 होगा। तो ये स्कैंडियम का s2d1, टाइटेनियम s2d2, वैनेडियम s2d3, क्रोमियम s1d5, एक्सेप्शन मैग्नीज s2d5, आयरन s2d6, कोबाल्ट s2d7, निकिल s2d8 and copper s1d10 and zinc s2d10। जिंक, कैडमियम और मरकरी तीनों में ही s2d10 का कॉन्फ़िगरेशन आएंगे। लास्ट वाले को ध्यान देना है, इधर वाले को कोई बात नहीं। यहां से देखो बेटा, देखो स्कैंडियम ट्रांजिशन मेटल हुआ, D1 कॉन्फ़िगरेशन, टाइटेनियम D2, D3, D5, D5, D6, D7, D8, नो प्रॉब्लम, निकिल तक। लेकिन कॉपर और अगर हम जिंक की बात करें तो कॉपर में D10 का कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन कॉपर का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +2। कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसीलिए देखोगे कॉपर सल्फेट, कॉपर क्लोराइड, यानी कॉपर के जो भी कंपाउंड देखते हो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक ना। तो कॉपर का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +2, और +2 में कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, D9 कॉन्फ़िगरेशन। ओके, कोई दिक्कत बेटा? हेलो, ये समझ रहा है बेटा? नहीं सर। कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही मोस्ट स्टेबल होता है। +1 का कंपाउंड आपको रेयर देखने को मिलेगा, Q+ क्लोराइड या Q+ सल्फेट, बट कॉपर के जो भी कंपाउंड है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसीलिए +2 जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें D9 कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट है। बट
जिंक, कैडमियम और मरकरी जिसमें S2D10 कॉन्जुगेशन होता है बेटा, इसमें एटॉमिक स्टेट में भी D10 कॉन्जुगेशन है, और इनकी जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होगी, +2, और +2 में भी इसमें क्या होता है, D10 कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। इसीलिए क्या बोलते हैं कि जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर जनरली डू नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहां दिया है कि व्हाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो क्या बताओगे रीजन? बिकॉज जिंक, कैडमियम एंड मरकरी डज नॉट हैव D1 to D9 conjugation in their atomic state as well as in their stable oxidation state. That's why zinc, cadmium and mercury are not considered as transition element. ये पॉइंट समझ में आया बेटा? क्या क्वेश्चन आता है? Why zinc, cadmium and mercury are not considered as transition element? रीजन क्या होगा बेटा? सीधा सा जो आप डेफिनेशन में बताते हो वही चीज यहां एक्सप्लेन कर दोगे। Because zinc, cadmium and mercury does not have D1 to D9 conjugation in their atomic state or in their stable oxidation state. आ जाएगा बेटा सबको? कोई दिक्कत? हेलो? नो सर। नो सर। आ जाएगा? यस यस सर। ट्रांजिशन एलिमेंट में केवल एक ही चीज आपको पढ़ना था बेटा कि जिंक, कैडमियम, मरकरी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं कहते हैं, वो इसका रीजन हो जाएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहेंगे? जिसमें D1 to D9 कॉन्जुगेशन होता हो, और कब? या तो एटॉमिक स्टेट में हो जाए और या तो किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में होता हो। दोनों में से किसी में है तो वो होगा। अब ये चीज आपके मन में ये भी भावना कभी उठ सकती है कि सर ये डी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है तो ये किस खानदान में इनको भेजा जाए बेचारों को? ये तो अनाथ हो गए, क्योंकि अभी तक डी ब्लॉक के साथ थे। अब अगर उस परिवार में है ही नहीं तो ये बेचारे अनाथ, तब इनको कहाँ स्टडी किया जाए, किस खानदान में इनको भेजा जाए? ये भी तो भावनाएं विकसित हो सकती हैं कभी मन में। तो क्या होगा बेटा इसके लिए? एक्चुअल में क्या होता है बेटा कि ये तो केवल कॉन्फ़िगरेशन जो मेन चीज है जिसके आधार पर है, बट अदर प्रॉपर्टी जो है ये ट्रांजिशन मेटल की शो करते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बनाना ये शो करते हैं, ये एलाय बनाते हैं वो शो करते हैं, आगे सभी प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे। इसके अलावा इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं वो ये शो करते हैं, है कि नहीं? तो क्या होता है बेटा कि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल ये शो करते हैं, तो चूंकि उनकी प्रॉपर्टी शो करते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन इनका डी सबसेल में जाता है, इस कारण से इनको इन्हीं के साथ स्टडी किया जाता है। फिर भी बाई लॉ, कानून के अनुसार, रूल के अनुसार जो है ये डी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्लियर? ये समझा बेटा? इनको क्यों इनके साथ स्टडी किया गया? क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाता है, और दूसरा ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी जैसे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, एलाय का फॉर्मेशन, इसके अलावा कैटलिस्ट की तरह बिहेव करने का जो प्रॉपर्टी है, इन सभी प्रॉपर्टी इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, इन प्रॉपर्टीज को ये शो करते हैं, इसलिए इनको इनके साथ इंक्लूड किया गया है और स्टडी किया जाता है। फिर भी अगर हम बाय रूल देखें तो दीज आर नॉट बिहेव्स लाइक ए ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर? या दीज आर नॉट इंक्लूडेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, अब बेटा इनकी हम वन बाय वन प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट में बेटा एक तो आपने पढ़ा कि व्हाट आर द ट्रांजिशन एलिमेंट एंड व्हाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इनकी हम जनरल प्रॉपर्टी जो शुरू से है उस पे आते हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये 3D सीरीज का है बेटा, और 3D सीरीज ही हमको लेकर के पढ़ना है और कंपेयर अलग अलग से करना है उनसे। ठीक, जहां कंपेयर की बात है कि तुरंत उनको लेंगे।
तो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज NS0 to 2 N-1 D1 to 10 होता है। एक चीज ध्यान दोगे बेटा, कहीं कहीं किसी बुक में अगर NS1 to 2 दिया है तो हमने 0 यहां पर इसलिए लिया है कि इनके बिरादरी में या इनके ग्रुप में एक कंपाउंड है जिसका 0 भी होता है, और वो कौन सा है उसके लिए हम आपको 4D सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन दिखा दें तब आ जाएगा। इट्रियम, जर्कोनियम, नाइबोलियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, देन र्यूथियम, रोडियम, पैलेडियम, देन सिल्वर एंड देन कैडमियम। इसमें बेटा 39 इसका होगा S2D1। एक चीज देखना बेटा, यहां 4S और 3D में इलेक्ट्रॉन जाएगा, नीचे 4D वाले में 5S और 4D में इलेक्ट्रॉन जाएगा, इतना ध्यान देना, ठीक। जर्कोनियम में S2D2 होगा, इसके बाद ये सभी एक्सेप्शनल होंगे, जैसे S1D4, S1D5, S1D6, S1D7, S1D8। देन यहां पर क्या हो जाएगा, देखो ये S0D10 हो जाता है, और ये S1D10 होगा, और ये S2D10 होगा। एटॉमिक नंबर 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41 एंड 40। यहां देखो बेटा, कॉन्फ़िगरेशन में जितना एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है वो एक्सेप्शनल इसमें आपको दिख रहा है, लेकिन एक चीज ध्यान देना, 6D वाले एक्सेप्शनल नहीं होते हैं, वो सीधा जनरल रूल को फॉलो करते हैं। फिलहाल हम इनकी बात करें जिनकी हमको स्टडी करना है। तो इन दीज एलिमेंट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन in 3D series follow the same trend, but chromium and copper shows exceptional behavior. Why? For finding the stable configuration. Chromium acquires D5 half filled configuration and copper acquires D10 that is complete filled configuration. Due to this, what happens? The configuration is exceptional, that is the S electron enters in the D subshell and acquires half filled in chromium and complete filled in copper, their configuration. Okay, 3D से ही कंपेयर करना है, बट 4D में अगर हम जाएं बेटा तो यहां पर क्या होगा, आफ्टर इट्रियम एंड जर्कोनियम all the element shows exceptional behavior except cadmium. कैडमियम के पहले सभी एक्सेप्शनल हैं। आप देखो सिल्वर में D10 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पा रहा है, S1 कर लिया। पैलेडियम में S का भी इलेक्ट्रॉन लेकर के D10 कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया। यही एक एलिमेंट होता है बेटा जिसमें S 0 होता है, अदर किसी भी D ब्लॉक में S में कॉन्फ़िगरेशन 0 नहीं होता है, इसीलिए मैंने वहां 0 यूज किया है। देन रोडियम में, र्यूथियम में सभी में S1 कॉन्फ़िगरेशन है नाइबोलियम से लेकर के, और ये सभी जो हैं एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं, और इसमें आप कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते कि वो हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर रहा है। मॉलिब्डेनम में हाफ फील्ड हो गया, बट अदर में आप कौन सा हाफ फील्ड लगाओगे, सभी में हाफ फील्ड नहीं है, ना तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, फिर भी वो क्या करते हैं, एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहे हैं, यानी यस का इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में इंटर कर जाता है। अच्छा एक चीज और जान लो बेटा कि यस का इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में क्यों इजीली इंटर कर जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो कोई भी इलेक्ट्रॉन, यस और डी को छोड़ो, हम जनरल ट्रेंड की बात करते हैं आपसे, यानी इस तरह का बिहेवियर कहीं मिले तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। कभी भी अगर एक्स ऑर्बिटल का वाई में चला जाए या वाई का जेड में इजीली जा रहा है तो सिंपल सा रीजन एक ही हो सकता है, या किसी सबसेल से दूसरे सबसेल में इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसके एनर्जी लेवल में डिफरेंस क्या होगा। हेलो, आवाज आ रही है बेटा? सर आवाज हाँ आ रही है, आ रही है ना? तो अगर बेटा कोई भी एक ग्रुप से, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इजीली चला जाए या सबसेल से चला जाए, उसका रीजन एक ही होता है। अगर बहुत इजीली गया तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, बोलो?
अगर बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो गया तो इसका मतलब है कि जो एनर्जी डिफरेंस होगा दोनों के बीच में कैसा है, वेरी स्मॉल होगा, कम होगा, तभी तो चला जाएगा, है कि नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन यस किसी सबसेल में या किसी ऑर्बिटल में इजीली जंप कर जाता है तो बट नेचुरल है कि दोनों का एनर्जी लेवल क्या होगा, बहुत स्मॉल डिफरेंस में होगा या लगभग सिमिलर बराबर के होगा, यही तो होगा, एक उसके कारण यस से सर कर जाता है। ठीक, और इस तरह से बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन होगा। इनमें कोई दिक्कत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन में? नेक्स्ट है जो अदर कैरेक्टरिस्टिक में है, और ये चीजें समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर, और मेटेलिक कैरेक्टर में सीधा हम बात करेंगे मेटेलिक बॉन्ड की। मेटेलिक बॉन्ड याद होगा कि हमने जो है पहले के चैप्टर्स में या अदर चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं बेटा, मान लो जैसे M प्लस है, ये प्लस हो गया, प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस, ये आपने पढ़ा था। और जो इलेक्ट्रॉन इसके होंगे वो कहां पर होंगे बेटा, इंटरस्टिशियल साइड पर होते हैं, और इसके कारण से क्या होगा, स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट हो जाता है। मेटेलिक बॉन्ड किसको कहते हैं बेटा, एक बार फिर से जान लो। ए बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय मेटल कैटायन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन इज नोन एज मेटेलिक बॉन्ड। पहले मैंने बताया है, इसकी डिस्कवरी किसने किया था, ड्रूड ने, और इनका एक चेला था लॉरेंस ने। ओके, फिलहाल ये तो अलग की बात है। इस मॉडल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल और इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। याद है, ये पढ़े हो। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल क्यों कहा गया, क्योंकि ये माना जाता है कि जो मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में मेटल कैटायंस, बोलो, प्रेजेंट होते हैं। जी सर। यानी ये क्या हो गया कि यानी कि ये इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में ये मेटल आयन प्रेजेंट होते हैं। या जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं लाइक गैसियस पार्टिकल क्या करते हैं, फ्री टू मूव होते हैं, रैंडम मोशन में रहते हैं, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल भी कहा गया, यानी जो इलेक्ट्रॉन हो गैस की तरह बिहेव करते हैं। क्लियर, ये तो जनरल चीजें रही। क्यों जनरल रही, इससे इनका काम नहीं चलेगा। काम कहां से आएगा वो यहां पर पढ़ना है आपको। यानी इतना तो पिछली वाली चीज आप जानते हो, ए बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन एंड मेटल कैटायन इज कॉल्ड एज मेटेलिक बॉन्ड। क्लियर, this metallic bond is also called as electron C model or electron gas model because metal cations are present in the sea of mobile electron, yeah, in the gaseous electron, that is the electron which are behaves like a gaseous particle. Gaseous particle means these are moves like a gaseous particle, these have random motion like a gaseous particles. यहां पर एक चीज आप देखो बेटा, मेटल तो आप देखते हो बेटा सोडियम पोटेशियम भी होते हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के भी होते हैं, और मेटल आपके डी ब्लॉक भी हैं। लेकिन हमने क्या पाया है कि जो मेटल फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली वेरी लो होता है मेटल होते हुए भी, जबकि इन सब के जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं कंपैरेटिवली वेरी हाई होते हैं। यानी कुल मिला के ऐसा आप कह सकते हो, दूसरे रूप में चले जाओ कि जो फर्स्ट ग्रुप के मेटल हैं उनका जो मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा वो कंपैरेटिवली वीक होगा, और इनका मेटेलिक बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा, स्ट्रांग होगा, हाई होगा, स्ट्रांग होगा। यस, हमको ये प्रूव करना है बेटा इनके मेटेलिक बॉन्ड में क्या नई चीज इंट्रोड्यूस होती है, क्या नई चीज आती है जो इनके मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है। वही चीज यहां इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये क्या होता है इसको देखो। इन द मेटेलिक बॉन्ड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, अब ध्यान दो बेटा, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द डी सबसेल, ध्यान दो, ये समझा,
जी सर। जो डी सबसेल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं, जो पास पास के एटम होते हैं उनके ऑर्बिटल से क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग कर लेते हैं। ये पॉइंट समझ में आया? जैसे स्कैंडियम सर। ले लो बेटा, स्कैंडियम, इनमें क्या होगा, D1 कॉन्जुगेशन दोनों में है कि नहीं है, है ना? अरे जी भाई सर। अभी तो देखे हो बाबू, S2D1 था, इसने यस का इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इन सभी पर +2 चार्ज हो गया मेटल पर। यस, जो यस का इलेक्ट्रॉन होता है बेटा वो लॉस करता है, वो मेटेलिक बॉन्ड जनरल वाली बनाता है, ठीक ना? ध्यान दो, जो यस का इलेक्ट्रॉन होता है वो लॉस करता है, उससे इन पर चार्ज आता है और वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। क्लियर? हेलो, ई वाले एस इलेक्ट्रॉन यस ऐसे क्लियर। अरे बाबू जैसे S2D1 है, S2D2 है, इसमें क्या होगा कि यस के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है बेटा उनको लॉस करेगा और इन पर 2 चार्ज आ जाएगा मेटल पर। क्लियर? यस सर। ये जनरल मेटेलिक बॉन्ड बनाया, लेकिन जो स्कैंडियम है मान लो D1 हो गया, टाइटेनियम में D2 हो गया, स्कैंडियम में केवल एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एक बार ओवरलैप किया, ठीक, पास वाले एटम से, लेकिन टाइटेनियम होगा तो कितने ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, 2, वैनेडियम होगा दो। तो 3 3 होगा ना, और क्रोमियम में बबुआ 4 5 होगा, S1D5 हो जाएगा। क्रोमियम में S1D5 कॉन्जुगेशन होगा, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और 5 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलो? यस सर। हाँ सर, यस सर, आ गया। कितना आया? यानी जो डी ब्लॉक एलिमेंट है बेटा इसमें मेटालिक बॉन्ड इज स्ट्रेंथन बाय ओवरलैपिंग ऑफ अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल ऑफ metals, and so metallic bond strength is stronger. Once again, in the d block element metallic bond is strengthened by the overlapping of unpaired d electron present in the d subcell of transition metals. कोई दिक्कत, बोलो? मेटेलिक बॉन्ड तो बनी है फ्री इलेक्ट्रॉन और कैटायन में, लेकिन उस बॉन्ड को स्ट्रेंथ कौन प्रदान कर रहा है, जो डी सबसेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ओवरलैप करते हैं। ये पॉइंट समझ में आया, बोलो? यस सर। कोई कंफ्यूजन? यस सर। नो सर। अब इससे आगे बढ़ो, इससे आगे बढ़ोगे तो क्या होगा कि एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इंक्रीजेस, या मेटालिक बॉन्ड इज इंक्रीजेस। ये समझ में आया? जितना आप इसको दूसरे रूप में सुनो, as the number of unpaired electron is increases metallic bond strength is increases. Why? Due to increasing the overlapping of number of atomic orbital, या due to increasing the number of unpaired atomic orbital of d subcell. ये पॉइंट समझा, बोलो? यहां कंफ्यूजन हो रहा हो तो बोलो बेटा। भाई देखो, हम सीधा सा आपको कॉन्बिनेशन दिखाते हैं। अगर स्कैंडियम है तो S2D1, टाइटेनियम S2D2, वैनेडियम S2D3, क्रोमियम S1D5, मैग्नीज S2D5, इस तरह होगा कि नहीं होगा, दिख रहा है, बोलो? यानी स्कैंडियम में बेटा केवल एक ऑर्बिटल का ओवरलैप होगा, टाइटेनियम में 2 ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, वैनेडियम में 3, क्रोमियम में 5,